विश्व व्यापार संगठन विवादास्पद मुद्दे तथा भारतीय स्थिति का विवेचना करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट के उरुग्वे दौरे के बाद 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली द्वारा विश्व के सदस्य देशों के बीच व्यापार के लिए समुचित प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना है। भारत का इसका सदस्य बना। WTO से पूर्व गैट कार्यरत था, पर वह एक कानूनी संगठन न होकर मात्र एक व्यवस्था थी जिसका निर्माण विश्व स्तर पर व्यापार करने वाली पार्टियों ने कर लिया था। WTO एक वैधानिक संगठन है जिसमें अनेक व्यवस्थाएं हैं जो नियमानुसार कार्य करती हैं और देशों पर बाध्यकारी है। WTO के तहत विवादों का निपटारा आम सहमति से होता है, बहुमत के आधार पर नहीं। WTO के 4 मूल सिद्धांत हैं। पहला, आंतरिक उद्योगों की सुरक्षा तटकरों के द्वारा पर सामान्य परिस्थितियों में मात्रात्मक प्रतिबंधों जैसे कोटा पर रोक। दूसरा, टैरिफ बाइंडिंग या सदस्यों द्वारा यथासंभव तटकारों में कमी लाना। तीसरा, सर्वाधिक समर्थित राष्ट्र का दर्जा देना, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज MFN, जिसका अर्थ यह है कि WTO का एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश को व्यापार के संबंध में जैसे टैरिफ जो सुविधा देता है वह सुविधा अन्य सभी सदस्यों को स्वतः मिल जाती है। समानता या भेद रहित व्यापार का यह सिद्धांत WTO का है, पर MFN के 2 प्रमुख अपवाद हैं। क, यदि कुछ सदस्य देश RTA, FTA या अन्य किसी ऐसे समूह का गठन करते हैं और कुछ सुविधा का परस्पर आदान प्रदान करते हैं जो इस समूह के बाहर के WTO सदस्य देशों को उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसे MFN विरोधी नहीं माना जाएगा। अगला है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसके तहत विकसित देश विकासशील या अल्प विकसित देशों को ही कुछ सुविधा दे सकते हैं, इसका संबंध अन्य देशों में नहीं होगा। अगला है राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत, नेशनल ट्रीटमेंट। राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत एक स्थापित करता है कि किसी देश में सदस्य देश से आयातित वस्तु के साथ वह देश वही व्यवहार करेगा जो वह अपने देश में अपनी वस्तुओं के साथ करेगा। इन नियमों के अतिरिक्त 2 तथ्यों या नियमों का उल्लेख आवश्यक है। पहला, WTO प्रतिबंधात्मक सब्सिडी या ऐसी सब्सिडी जो प्रत्यक्ष रूप से आयात को हतोत्साहित करती हो को समाप्त करने की व्यवस्था देता है। यह व्यवस्था उन देशों में नहीं लागू होगी जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1000 अमेरिकी से कम है। भारत भी इसी वर्ग में है। दूसरा, अनुमोदनकारी सब्सिडी की भी स्थिति में भी यदि इस प्रकार की सब्सिडी दूसरे देश के व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए किया गया है या बाजार प्राप्त करने के लिए किया गया है, जिसे हम डंपिंग कहते हैं, तो यह प्रतिबंधित है और दूसरा देश इस प्रकार की ड्यूटी के प्रभाव को निरस्त करने के लिए प्रतिसंतुलनकारी ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकता है। विवादास्पद मुद्दे पर विचार करने से पहले उन क्षेत्रों का उल्लेख करना जरूरी है जिस पर समझौता हो चुका है। ये समझौते ऐसे हैं जिनकी शुरुआत गैट के समय से ही हो गई थी। क है व्यापार संबंधी विनियोग उपयोग उपायों पर समझौता, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स। ख, वस्त्र व्यापार समझौता तथा 1 जनवरी 2005 मल्टी फाइबर एग्रीमेंट की समाप्ति तथा वस्त्र व्यापार का पूर्ण स्वतंत्र होना। वस्त्र व्यापार गैट के बाहर था। उल्लेखनीय है कि वस्त्र व्यापार की ही तरह कृषि व्यापार भी गैट की सीमा के बाहर था। ग, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स। घ, सेवा व्यापार का पर आम समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स। WTO का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली विकसित करना है जिसके सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार का अवरोध न हो, उनके बीच समुचित प्रतिस्पर्धा का वातावरण कायम रहे। उसका उद्देश्य एक व्यापक तथा नियम आधारित व्यवस्था विकसित करना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी देश बिना किसी भेदभाव के लाभान्वित हो सकें। पर विभिन्न देशों के बीच परस्पर टकराव स्वाभाविक है क्योंकि सभी देश विश्व व्यापार प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र व्यापार की वकालत करते हैं, पर जब अपनी बात आती है तो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए हर प्रकार के व्यापार प्रतिबंध को उचित ठहराते हैं। इस प्रकार का मतभेद विकासशील तथा विकसित देशों के बीच कुछ अधिक स्पष्ट तथा गंभीर रूप से आता है क्योंकि
दोनों एक धरातल पर स्थित नहीं हैं, बल्कि विकसित देशों की समझौता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है। विशेष रूप से ऐसी मुद्दों की पहचान तथा समाधान के लिए प्रत्येक 2 वर्ष पर WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। अब तक इसके 6 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं: सिंगापुर 1996, जिनेवा 1998, सियाटिल 1999, दोहा 2001, कानकुन 2003 तथा हांगकांग 2005। WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था, जिसमें 4 मुद्दों की पहचान की गई: प्रतिस्पर्धा, विनियोग, सरकारी क्रय में पारदर्शिता तथा व्यापार में सहूलियत देने के प्रयास। लेकिन इन मुद्दों को व्यापार के साथ जोड़ने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देश तैयार नहीं थे, क्योंकि वे यह मानते थे कि इन मुद्दों को व्यापार से जोड़ने पर उनका अहित होगा और लाभ विकसित देशों को होगा। सिंगापुर सम्मेलन के बाद जेनेवा तथा सिएटल में सम्मेलन हुआ। सिएटल में किसी प्रकार की आम सहमति नहीं बन पाई। सफलता तथा आम सहमति की दृष्टि से दोहा कतर में हुआ। 2001 का सम्मेलन अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा। यह ऐसा सम्मेलन था जिसमें विकासशील देश, जिसमें भारत, ब्राज़ील आदि अपने से संबंध मुद्दों पर या अपने हितों की दृष्टि से एकजुट होकर खड़े हुए। दोहा सम्मेलन में आम सहमति बनी और 12 विशिष्ट मुद्दों की पहचान की गई, जिनमें 4 वे मुद्दे सम्मिलित थे जिन्हें सिंगापुर सम्मेलन में उठाया गया था, जिनके संबंध में यह निर्णय लिया गया कि 2 वर्ष बाद इन्हें आम सहमति से एजेंडा पर लिया जाएगा। इस प्रकार WTO के इतिहास में दोहरा घोषणा, जिसने नवंबर 2001 में व्यापार समझौतों तथा एक सहमति की दिशा में एक नया दौर शुरू किया, एक व्यापक, जटिल तथा महत्वाकांक्षी एजेंडा है जिन पर समझौता तथा सहमति बननी है। पर दोहा के बाद बिना किसी सहमति के और अधिक उठापटक के माहौल में सम्मेलनों की यह दौर चलती रही। कानकुन सम्मेलन में तो कुर्सी मुद्दा की छाया रहा और असफलता के साथ अंत हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति का ना बनना WTO के लिए खतरा है, जुलाई 2004 में WTO की जिनेवा में हुई आम सभा में सिंगापुर के 4 विवादास्पद मुद्दों में से प्रथम 3 को हटाकर केवल व्यापार की सहमति, सहूलियत मुद्दों को ही रखा गया, जिस पर आम सहमति बनी कि इस पर वार्ता जारी रखी जाए। कानकुन के बाद हांगकांग सम्मेलन भी आम सहमति की दृष्टि से असफल रहा, पर एक सफलता अवश्य मिली, और वह यह थी कि विकासशील देशों का एक साथ मिलकर अपनी सौदेबाजी की शक्ति का परीक्षण। अब भी आम सहमति का प्रयास जारी है, जिससे उत्पन्न गतिरोध को दूर किया जा सके। मुख्य रूप से 3 मुद्दे हैं जिनके संबंध में विकसित तथा विकासशील देश अपने तर्क पर अड़े हुए हैं। ये निम्नलिखित मुद्दे हैं: कृषि संबंधी मुद्दे। इससे संबंधित मुद्दे मुख्यतः कृषि वस्तुओं पर सब्सिडी तथा उसका देशों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर जो पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। विकासशील देशों का यह मानना है कि जो सही है कि विकसित देश अपने कृषि क्षेत्र को बहुत अधिक मात्रा में सब्सिडी तथा अन्य सुविधाएं देते हैं, जिससे उनकी कृषि वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि विकासशील देश सब्सिडी नहीं देते, पर उनकी सब्सिडी देने की क्षमता तथा सब्सिडी की मात्रा इतनी कम है कि वे विकसित देशों से आने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाकर घरेलू उत्पाद को लाभ पहुंचा सकते हैं। सब्सिडी को व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टि से 5 भागों में बांटते हैं। पहला है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। वे सब्सिडी हैं जिनका उत्पादन तथा व्यापार पर सबसे कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत शोध के संबंध में सब्सिडी या सरकारी कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, कृषकों को दी जाने वाली नगद सहायता, पशुधन संरक्षण आदि आते हैं। इन्हें हम तटस्थ सब्सिडी भी कहते हैं, इसलिए इन्हें सब्सिडी कम करने के अंतर्गत नहीं रखते हैं। दूसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। वे सब्सिडी हैं जो व्यापार के विस्तृत डिस्टॉर्ट करती है। इसके अंतर्गत सब्सिडी नगद रूप से कृषक क्षति पूरक सहायता के रूप में दी जाती है, जो बाजार मूल्य तथा न्यूनतम समर्थित कीमत के अंतर के बराबर होती है। तीसरा आम्बर सब्सिडी व्यापार को सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। कोई भी सदस्य अपनी सब्सिडी नीति से अन्य सदस्यों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। ये ऐसी सब्सिडी हैं जो बिल्कुल मना तो नहीं है, पर इनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। चौथा है डी मिनिमिस सब्सिडी। विकसित देश कृषि उत्पादन के मूल्य को 5% तक तथा विकासशील देश 10% तक सहायता दे सकते हैं। इन्हें भी सब्सिडी घटाने में आकलित नहीं करते हैं। पाँचवा है रेड सब्सिडी। ऐसी सब्सिडी जो बिल्कुल प्रतिबंधित हो, जैसे सब्सिडी उस दशा के अंतर्गत प्रदान करना यदि कोई व्यक्ति आयातित वस्तु की तुलना में घरेलू वस्तु का उपयोग करे। उल्लेखनीय है कि USA, यूरोपीय यूनियन तथा जापान, जहां एक और विकासशील देशों से आने वाली कृषि वस्तुओं के आयात पर बहुत ऊंचा आयात शुल्क लगाते हैं, वहीं सैनिटरी तथा फाइटोसैनिटरी जैसे स्वास्थ्य संबंधी मापदंड
आधारों पर इन देशों के आयात के संबंध में वे गैर प्रशुल्क बाधाएं भी खड़ी करती हैं। ऐसी स्थिति में विकासशील देश जैसे भारत यह मांग करते हैं कि विकसित देश अपनी कृषि वस्तुओं पर सब्सिडी कम कर तथा उनकी वस्तु पर आयात शुल्क नहीं लगाएं, जिससे उनके बाजार में वृद्धि हो, क्योंकि विकासशील देशों की उत्पादन लागत कम होती है, पर विकसित देश ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है और सब्सिडी घटाने के संबंध में वे सौदा करते हैं कि विकासशील देश बदले में औद्योगिक या निर्मित वस्तुओं पर से टैरिफ की दर घटाएं, जिसके लिए विकासशील देश तैयार नहीं है। इस दिशा में दो व्यवस्थाएं उल्लेखनीय हैं। एक तो यह व्यवस्था की गई है कि विकासशील देश कुछ विशेष वस्तुएं चुनें जो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण तथा कृषि विकास के लिए आवश्यक है, जिससे उन वस्तुओं के संबंध में उन देशों को अधिक संरक्षण प्राप्त हो सके, जैसे भारत के संबंध चमड़ा, जूता, वस्त्र, मछली उत्पाद आदि। दूसरे हांगकांग सम्मेलन में यह व्यवस्था की गई कि वे शुल्क मुक्त तथा कोटा मुक्त निर्यात कर सकते हैं, पर अभी कृषि वस्तुओं पर सब्सिडी की समस्या विवाद का मुद्दा बनी हुई है। ख गैर कृषिगत बाजार पहुंच, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स एक्सेसिबल टू मार्केट नामान। दूसरा विवादास्पद मुद्दा यह है कि टैरिफ की ऊपरी सीमा क्या रखी जाए, कैसे टैरिफ की दर को घटाया जाए और कौन देश कितनी कटौती करे। इसके समाधान के संबंध में दो सूत्र सामने आए। एक फार्मूला का सुझाव G20 के देशों ने दिया, जिसमें अलग अलग प्रशुल्क दरों के रेंज में अलग अलग कटौतियां करने का सुझाव रखा गया। जिसकी टैरिफ दर जितनी ही ऊंची होगी, उसकी कटौती दर भी उतनी ही ऊंची होगी।